प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज आपका स्वागत करता हूं आज मैं क्लास 11th के बच्चों को जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जैव जगत के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? जैव जगत। जैव जगत या इसको कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, जैसा ये चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड, जैव जगत। हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के प्राणियों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, जंतुओं को देखते हैं और हम कहते हैं ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो सबसे पहले बच्चों, हम किस लक्षण, किस गुण के आधार पर ये तय करते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है? तो कुछ न कुछ ऐसा लक्षण होता होगा जिसके आधार पर हम ये बता पाते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो सबसे पहले हम, और जैव जगत एक बहुत विशाल जगत है, बहुत बृहद जगत है, तो हमको सबसे पहले क्या पता करना है कि सजीवों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, वो क्या गुण होता है, वो क्या कैरेक्टर होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। तो सबसे पहले हम सजीवों में पाए जाने वाले कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सजीवों के कौन से लक्षण विशिष्ट लक्षण हैं और कौन से लक्षण विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो मैं यहाँ एक बात आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब लक्षणों का आप अध्ययन करें तो आप खुद ये पकड़ें कि कौन सा लक्षण सजीवों का विशिष्ट है और कौन सा विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो बच्चों, विशिष्ट लक्षण वे कहलाते हैं जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं और प्रत्येक सजीव में पाए जाते हैं। क्या है कि मतलब केवल सजीवों में पाए जाते हैं और प्रत्येक सजीव में पाए जाते हैं, वही कहलाते हैं विशिष्ट लक्षण। अगर कोई लक्षण ऐसा है जो किसी सजीव में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है तो उसे विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जाएगा। या कोई लक्षण ऐसा है जो सजीव में भी पाया जाता है और निर्जीव में भी पाया जाता है तो उसे भी हम विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। तो पहले हम आइए देखते हैं कि सजीवों के कुछ लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पर सजीवों के लक्षण, तो सबसे पहला लक्षण हम देख रहे हैं बच्चों, वृद्धि, या इसी कहते हैं ग्रोथ। तो बच्चों, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का मतलब होता है कि किसी भी जीव का या किसी भी चीज का उसका लंबाई में बढ़ जाना, भार में बढ़ जाना अथवा संख्या में बढ़ जाना। अगर कोई चीज 2 ग्राम की है और वो पानी, वाटर को एब्जॉर्ब कर ली, पानी को सोखने के बाद उसका वजन 3-4 ग्राम हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे यार इसके भार में वृद्धि हो गया, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, कहते हैं ये छोटा था बड़ा हो गया, लंबा हो गया, वृद्धि हो गई। या उसके संख्या में बढ़ोतरी, ये सब क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि सभी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, लेकिन क्या ये विशिष्ट लक्षण है? क्योंकि आप देखते हैं सभी सजीव वृद्धि करते हैं, कुछ जीवन पर्यंत करते हैं और कुछ एक निश्चित समय तक करते हैं, लेकिन करते हैं वृद्धि। तो क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? क्योंकि सभी बच्चे जो पैदा होते हैं, छोटे पैदा धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक निश्चित आयु के बाद लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन शरीर का मरम्मत होता है। जैसे मान लीजिए बॉडी में कोई सेल मर गई है तो उसकी जगह डेड हो गई है तो उसके जगह दूसरा सेल बनती रहती है। या यहाँ चोट लग गया, यहाँ घाव लग गया, तो एक निश्चित समय के बाद ये चोट या घाव भर जाता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की कोशिका वृद्धि कर कर विकास कर कर उस जगह को फिलअप कर लेती है, भर देती है। तो वृद्धि सजीवों में होता है, लेकिन वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो पर्वत है, जो पहाड़ है, सपोज करिए पर्वत है, ये पर्वत है, तो इस पर्वत पर अगर धूल बर्फ ये सब जमता रहता है या आता रहता है तो कुछ समय के पश्चात आप देखते हैं इसका भी आकार बड़ा हो जाता है। पर जैसे बर्फबारी हो गई तो ये पर्वत जो इतना बड़ा था हो सकता है अब ये बड़ा हो जाए, तो इसके आकार में क्या हो गई? वृद्धि हुई। या रेत का टीला है जो यहाँ इतना, मान लीजिए रेत का टीला है, इस तरह से रेत का टीला है और यहाँ बालू इकट्ठा होते होते इसका साइज बढ़कर काफी बड़ा हो गया, इस तरह से हो गया, तो हम कहते हैं कि इसका भी आकार क्या हुआ? बढ़ गया। तो वृद्धि तो यहाँ भी हुई और वृद्धि सजीवों में भी हो रही है। तो हमने आपको क्या बताया कि वह गुण, वह लक्षण जो केवल और केवल सजीवों में होगा वही विशिष्ट लक्षण होगा और सब सजीवों में होगा। यहाँ पर वृद्धि सजीवों में भी हो रही है और यहाँ पर पर्वत बालू के टीले जो कि सजीव नहीं है, ये निर्जीव है, लेकिन वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वृद्धि सजीवों का लक्षण जरूर है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है क्योंकि सभी सजीव वृद्धि करते हैं, परंतु ये विशिष्ट लक्षण नहीं है क्योंकि कुछ निर्जीव चीजें भी वृद्धि करती हैं। अगला लक्षण हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरा, ये पहला था और सेकंड हम देखते हैं जनन, या इसी कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन, जनन क्या है? जनन सजीवों का लक्षण है। कोई भी निर्जीव कभी जनन नहीं करता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, जनन क्या होता है? पहले जनन होता क्या है? जनन अपने समान संतानों की उत्पत्ति। कोई भी जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधा, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान बच्चों को उत्पन्न करते हैं या संतान को उत्पन्न करते हैं और यही कहलाती है आपका जनन या प्रजनन। मतलब प्रजनन क्या होता है? प्रजनन ही वो गुण होता है जिससे कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर कर अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी निर्जीव कभी प्रजनन नहीं करता। निर्जीवों में प्रजनन के गुण नहीं पाए जाते। यह मार्कर है। क्या यह मार्कर अपने जैसा दूसरा मार्कर उत्पन्न कर सकता है? या यह ब्लैक बोर्ड क्या अपने जैसा दूसरा ब्लैक बोर्ड उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। तो जो आपका प्रजनन है या जो जनन है वो केवल और केवल सजीवों में होता है। हर सजीव प्रजनन करता है। बिल्ली पैदा करती है, इंसान, मतलब पेड़ पौधे से पेड़ पौधे पैदा, मतलब सब जीव, जितने भी जीव हैं वो प्रजनन कर रहे हैं। तब इसका मतलब, और निर्जीव प्रजनन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए, लेकिन प्रजनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं होता। जब केवल सजीवों में होता है तो प्रजनन भी विशिष्ट लक्षण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी सजीव प्रजनन नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने खच्चर का नाम सुना होगा। खच्चर। आप लोगों ने श्रमिक मक्खी का नाम सुना होगा। श्रमिक मधुमक्खी। बच्चों, खच्चर जो होते हैं, खच्चर घोड़े और गधे के क्रॉस से पैदा होते हैं और खच्चर कभी अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब वो खच्चर क्या है? सजीव हैं, लेकिन अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। या मधुमक्खियों में आपने देखा होगा कि 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। किसी मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। एक मधुमक्खी को हम कहते हैं रानी मक्खी,
बाकी नर मक्खियां होती है और श्रमिक मक्खी होती है। तो जो श्रमिक मक्खी होती है वह भी अपने जीवन में कभी प्रजनन नहीं करती है। तो बच्चों आप देखिए, मैंने कहा था कि विशिष्ट लक्षण केवल वही लक्षण होता है जिसे जो सजीवों में तो होता है और साथ साथ सभी सजीवों में होता है, लेकिन खच्चर भी सजीव है और श्रमिक मधुमक्खी भी सजीव है, लेकिन इन दोनों में प्रजनन नहीं होता। अर्थात प्रजनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। और प्रजनन दो तरह से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। प्रजनन क्या होता है बच्चों? दो तरह से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है ये उच्च वर्गीय जीवों में होता है, उच्च वर्गीय पौधों में होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न वर्गीय जीवों में, जैसे बैक्टीरिया, कुछ शैवालों, इन सब में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन निम्न वर्गीय प्राणियों में होता है और इसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर लेता है। और अलैंगिक जनन में जितनी भी संतान उत्पन्न होती हैं वो एकदम हूबहू अपने पेरेंट, अपने जनक जैसी होती हैं, इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है। क्लोन जो हूबहू हर एस्पेक्ट में पूरी तरह से अपने जनक जैसी होती हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, ये एडवांस टाइप का जनन है। इसमें क्या होता है, नर और मादा की जरूरत पड़ती है और जो है कि इन दोनों में क्या होता है, आप इन दोनों के युग्मक मिलते हैं, निषेचन होता है जिससे जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और वह जाइगोट वृद्धि और विकास कर कर एक नए जीवधारी का निर्माण करता है। तो बच्चों जनन भी क्या है, सजीवों का ही लक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन वह विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों विशिष्ट लक्षण नहीं है? क्योंकि खच्चर और श्रमिक मक्खियां सजीव होने के बावजूद प्रजनन या जनन नहीं प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर उपापचय। उपापचय या इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्या होता है बच्चों कि जो सजीव होते हैं उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके शरीर के अंदर निरंतर कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। कुछ चीजें नई चीजें बनती रहती हैं और कुछ चीजें टूटती रहती हैं। तो सजीव के शरीर में निर्माणकारी भी प्रक्रिया होती है और विनाशकारी भी प्रक्रिया होती है, और इन्हीं सारी जैविक प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय कहा जाता है। और उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, जब इसमें छोटे छोटे अणुओं से किसी बड़े अणु का निर्माण होता है तो इसी को कहते हैं एनाबोलिक प्रोसेस, प्रक्रिया। और जब कोई बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तब उसे कहते हैं कैटाबोलिक। तो उपापचय में कैसे देखिए, जैसे दो रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखें इसको।
तो बच्चों यहाँ आपके सामने दो रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक रिएक्शन जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ऊपर वाले रिएक्शन में बच्चों क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित कर रहा है। और इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया कर कर ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर रहे हैं और जल और ऑक्सीजन का अणु बन रहा है। तो यहाँ बच्चों आप एक बार ध्यान दें कि अगर इस पर गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दो छोटे अणु हैं और ये दोनों मिलकर एक बड़े ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जब छोटे अणु मिलकर अब किसी बड़े अणु का निर्माण करेंगे तो वह निर्माणकारी प्रक्रिया कहलाएगी। तो उपापचय में निर्माणकारी और विनाशकारी दोनों होती हैं। तो ये वाला पहला रिएक्शन किसे प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। लेकिन नीचे जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, बड़ा अणु है ग्लूकोज का, और यह ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल के छोटे छोटे अणुओं में टूट जा रहा है और ऊर्जा मुक्त कर रहा है। यह क्या है, इसमें एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है, विखंडन हो रहा है, यहाँ टूट रहा है, विनाश हो रहा है, विनाशकारी प्रक्रिया है और ऊर्जा मिल रही है, यह है श्वसन। ये किसको प्रदर्शित करती है, श्वसन। श्वसन में बच्चों जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलती है, जिससे हम कोई भी अपनी क्रियाविधि अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो ये जो उपापचय है, उपापचय प्योरली केवल और केवल सजीवों में पाई जाती है, कोई ऐसा निर्जीव नहीं है जिसमें उपापचय प्रक्रिया होती हो। प्रयोगशाला में होने वाले अभिक्रियाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपापचयी प्रक्रिया तो वो होती हैं जो शरीर में स्वतः होती हैं। प्रयोगशालाओं में की जाने वाली अभिक्रियाएं न तो कोई स्वतः होती हैं और न ही उनका कोई एक इस तरह से सेल्फ गवर्निंग भी नहीं होता है, उनको नियंत्रण भी नहीं होता है, उसको कोई नियंत्रण कर रहा होता है, वो खुद से नियंत्रित नहीं होती, स्वनियंत्रित नहीं होती। लेकिन ये स्वनियंत्रित होने वाली प्रक्रिया है जो हर प्रत्येक सजीव, अगर कोई सजीव है तो उसमें उपापचय जरूर होगा। तो यहाँ बच्चों हम ये कह सकते हैं कि उपापचय किसी भी सजीवों के विशिष्ट गुण होता है। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, तो बच्चों जो नेक्स्ट हम लोग अगला देखेंगे वह है अनुक्रियाशीलता। चौथा लक्षण क्या है, अनुक्रियाशीलता। तो बच्चों अनुक्रियाशीलता क्या है, कोई भी सजीव प्राणी अगर होता है तो वह वातावरण के प्रति जो भी परिवर्तन होते हैं, वातावरण में कुछ भी अगर परिवर्तन होगा तो सजीव भी अपने अंदर परिवर्तन लाता है, जिससे कि वो खुद को उस वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ढाल सके या उसके हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन रख सके। आप देखते हैं बच्चों, गर्मी में जो है वस्त्र कुछ और पहने जाते हैं, जाड़ा में कुछ और पहने जाते हैं। गर्मी में बहुत तेजी से प्यास लगता रहता है, जाड़े में कम प्यास लगती है। मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में बाहर का टेम्परेचर अधिक होता है
और जब अधिक होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक जल के अणुओं को लेते हैं, जल को अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं और जिससे पसीना भी होता है, जिससे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो समान या समतापी बनी रहे। या जाड़े के दिनों में हम लोग विशेष तरह के वस्त्र, स्वेटर, कपड़ा पहनते हैं जिससे बाहर की जो ठंडी है वह या हमारे शरीर की जो उष्मा है वो बाहर ना आने पाए। तो ये जो गुण होते हैं ये प्रत्येक सजीव अनुक्रिया करता है। आप देखेंगे अगर कोई सजीव है और उस सजीव को अगर सुई चुभोई जाए या उसके पैर में कांटा धंसे तो आप देखते वो झटके से अपने पैर हटा लेता है या उसे दर्द की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सजीवों में क्या होती है, अनुक्रियाशीलता पाई जाती है, वो रिस्पांस देते हैं। अगर कोई होता है तो उसके हिसाब से वो क्या करते, कोई स्टिमुलस है, कोई उद्दीपन उनको दी जाती है तो उस उद्दीपन के लिए वो प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पांस देते हैं। और ये केवल सजीवों का लक्षण है। अगर इस मार्कर में पिन चुभोई जाए तो ये मार्कर को दर्द की अनुभूति नहीं होगी क्योंकि ये सजीव नहीं है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ या हम लोग यहाँ ये जान सकते हैं कि जो अनुक्रियाशीलता होती है यह भी किसी सजीव का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण मानी जाती है या सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। अब अगला हम लोग देखेंगे गतिशीलता। कोई भी जो सजीव होता है वह गति प्रदर्शित करता है, उसमें मूवमेंट होता है, उसमें प्रचलन प्रदर्शित करता है। वह गति कैसे प्रदर्शित करता है, क्यों प्रदर्शित करता है? जैसे पेड़ भी, जो वृक्ष होते हैं वो भी अपने जगह पर रहते हुए भी हवा के रिस्पेक्ट में ऐसे हिलते डुलते हैं। तो वो गति क्यों प्रदर्शित करते हैं? या सजीवों में जो जंतु हैं उनमें गति क्यों होता है? गति होने के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है? क्योंकि वह अपने आप को एक ऐसे जगह से जहाँ का सिचुएशन या जहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है उससे वहाँ से वो हटकर दूसरे जगह जाते हैं जहाँ सही या अनुकूल वातावरणीय दशा है। आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ष साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं, साइबेरियन पंछी भारत की तरफ आती हैं। कब आती हैं? जब वहाँ पर बर्फबारी बहुत पड़ने लगती है, वहाँ ठंडी बहुत कड़ाके की होने लगती है, वहाँ का जीवन दुर्भर हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उस कठिन वातावरणीय दशा से बचने के लिए वो यहाँ चली आती हैं और जब वहाँ का मौसम ठीक हो जाता है तो वापस वो यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। तो इस तरह का मूवमेंट भी सजीवों में एक विशिष्ट लक्षण के रूप में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मुख्य लक्षण के रूप में पाया जाता है। और सजीवों में जीवन काल होता है। जीवन काल या जीवन चक्र कहते हैं, जीवन चक्र होता है सजीवों में। लाइफ साइकिल। तो साइकिल क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं साइकिल हम उसी को कहते हैं जो अगर इस बिंदु से शुरू है तो इसी बिंदु से चलते हुए वापस इसी बिंदु पर अगर खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं कि यह चक्र है, ये साइकिल चल रही है, यह चक्र है। तो जीवन चक्र क्या होता है? यह भी सजीवों का ही मुख्य लक्षण होता है या हम कह सकते हैं विशिष्ट लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि हर सजीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है और उस जीवन चक्र में वह पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर वयस्क होता है, फिर अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है।
फिर जो संतान उत्पन्न किया है वो बाल्यावस्था से फिर वयस्क होगा, तो उनकी एक जीवन चक्र पाई जाती है और एक फिक्स जीवन चक्र को वो हमेशा दोहराते हैं और उनका एक जीवन काल होता है। उस जीवन अवधि में उनका जीवन बटा होता है। जैसे उसी जीवन अवधि में उनका जो होता है बाल्यावस्था होती है, फिर एक ऐसी अवस्था होती है जब वो प्रजनन करते हैं। सजीव ऐसा नहीं है कि हर सजीव जीवन भर प्रजनन करते हैं, बल्कि एक निश्चित अवस्था आती है जिसे प्रजनन काल कहा जाता है और उस प्रजनन काल में वो क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे महिलाओं में, फीमेल में लगभग 45 से 50 साल जो है 9 से 10 से 50 साल के बीच या 45 साल तक वो प्रजनन कर सकती है। तो ये जो समय होता है इसी को कहते हैं जनन काल। इससे पहले के समय को कहेंगे जनन पूर्व अवस्था और उसके बाद के समय को कहेंगे जनन पश्च अवस्था। तो उनका एक साइकिल, एक चक्र होता है जिससे वो क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो सजीवों का एक फिक्स क्या होता है, जीवन चक्र होता है, एक लाइफ साइकिल होती है। और बच्चों, सजीवों में इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो क्या है, ये चीज सजीव है और ये निर्जीव है। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि विशिष्ट लक्षण क्या होंगे। तो हम लोगों ने यह पाया कि वह लक्षण जो केवल सजीवों में होंगे और सभी सजीव में पाए जाएंगे मगर किसी निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे, वही लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। और पहले लक्षण के रूप में हमने वृद्धि का अध्ययन किया कि वृद्धि, हमने देखा कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि क्या होती है कि किसी के आकार में वृद्धि हो, किसी के आकार में बढ़ना या भार में बढ़ना या संख्या में बढ़ना, ये वृद्धि कहलाती है। और वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, प्रमुख लक्षण जरूर है, क्योंकि प्रत्येक सजीव वृद्धि तो प्रदर्शित करते हैं परंतु कुछ निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है। जैसे आपने उदाहरण स्वरूप देखा कि पर्वत का बढ़ना, बालू के टीले के आकार में बढ़ना, यह भी वृद्धि है। इसका मतलब निर्जीव भी वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात वृद्धि सजीवों का प्रमुख लक्षण नहीं है। दूसरा आप लोगों ने देखा जनन, प्रजनन। जनन क्या होता है, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना जिससे उनके जाति का अस्तित्व बना रहे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन। और प्रजनन सजीवों में ही पाया जाता है, किसी निर्जीव में नहीं पाया जाता। फिर भी ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी सजीव प्रजनन नहीं करते हैं। क्योंकि हमने उदाहरण स्वरूप देखा है खच्चर, श्रमिक मक्खियां, ये सब अपने जीवन में कभी प्रजनन नहीं करती, लेकिन सजीव हैं। मतलब सजीव होने के बावजूद ये प्रजनन नहीं करती, इसलिए हम लोग जनन को या प्रजनन को जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते। और उसके बाद हम लोगों ने देखा उपापचय। उपापचय में हम लोगों ने देखा कि उपापचय वह जैविक प्रक्रिया है जो समस्त सजीवों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं और ये सभी सजीवों में पाई जाती हैं। ये दो तरह की होती हैं, ये निर्माणकारी भी हो सकती हैं, ये विनाशकारी भी हो सकती हैं। और ये जो होती हैं केवल सजीवों में ही पाई जाती हैं और सभी सजीवों में पाई जाती हैं, इसलिए उपापचय को क्या कहा जाता है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण। फिर हम लोगों ने देखा अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता का मतलब होता है अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना, अपने वातावरण के प्रति रिस्पांस देना। अगर वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो सजीव भी उस वातावरणीय दशा के हिसाब से अपने शरीर में, अपने अंदर कोई परिवर्तन लाता है। सजीवों को दर्द की अनुभूति होती है, सर्दी मतलब सजीव भी क्या है जो कि अनुक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हों, वो सजीव हैं। मतलब अनुक्रियाशीलता सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। फिर हम लोगों ने देखा गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है
कि कोई भी सजीव जो होता है अपने जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए गति प्रदर्शित करता है। और जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको साइबेरियन पंछियों का कि जब वो साइबेरिया में अत्यधिक बर्फ पड़ने लगता है, मतलब कि वहाँ का जब मौसम रहने योग्य नहीं रहता है या वातावरण बहुत कठिन लगने लगता है, तो वो वहाँ से उड़कर इंडिया की तरफ चली आती हैं, इन देशों में चली आती हैं जहाँ का मौसम उस समय अच्छा होता है। और जब उनके यहाँ फिर से मौसम ठीक हो जाता है तो ये वापस वहाँ चली जाती है। तो ये जो गतिशीलता है ये सजीवों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा जीवन चक्र। तो बच्चों सजीव एक निश्चित जीवन चक्र में बंधे होते हैं, उनके जीवन का एक चक्र होता है, उनकी एक निश्चित आयु होती है और उसी आयु के अंदर वो अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। और अगर किसी सजीव का जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था या ज्यादातर अवस्था अगुणित है, अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, अगुणित है, तो ऐसे जीवन चक्र को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहा जाता है। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र जिसमें जीवन की ज्यादातर अवस्था अगुणित हो उसे हैप्लॉन्टिक कहेंगे। और अगर जीवन की ज्यादातर अवस्था द्विगुणित हो तो उसे डिप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। और अगर कोई जीवधारी ऐसा है जिसके जीवन में दोनों अवस्थाएं लगभग बराबर समय अंतराल के लिए आती हैं तो उसके जीवन चक्र को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहा जाता है। तो जीवन चक्र तीन तरह का हो गया, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र जिसमें जीवन की ज्यादातर अवस्थाएं अगुणित हों, डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र जिसमें जीवन की ज्यादातर अवस्थाएं द्विगुणित हों, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र जिसमें जीवन की ज्यादातर अवस्था दोनों बराबर हों। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों बराबर, मतलब अगुणित और द्विगुणित दोनों अवस्थाएं बराबर समय अंतराल के लिए हों, उसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने सजीवों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षणों का अध्ययन किया।